नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज बीएसटीसी का पेपर हुआ है और अपन बीएसटीसी पेपर की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पेपर में, और क्वेश्चन एकदम मजेदार क्वेश्चन आए हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जीके में राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद में कितने सदस्य चुनकर राजस्थान से जाते हैं? तो दोस्तों ये जाते हैं 25, 35, 37 या 30। तो जाते हैं 25 सदस्य चुनकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो की थी जगत सिंह सेकंड ने। किसने की थी? जगत सिंह सेकंड। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1734 ईस्वी में। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ख्यात क्या है? तो ख्यात क्या होते हैं? राजाओं का इतिहास लिखा होता है, उसको क्या बोला जाता है? ख्यात बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, या टीकाराम पालीवाल, या सीएस वेंकटाचार्य। तो कौन हो जाएंगे? टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। जिनको प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो ये हुआ था साथियों 75% के आसपास मतदान हुए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना 80.24 या 74.62, 71.75 या 56.75। तो अपना 75 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? वो हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी, 74.62। तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तो तोरावाटी हो जाएगी वागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती या मेवाती बोली की उपबोली है। तो ये हो जाएगी अपनी ढूंढाड़ी की। किसकी उपबोली है? तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? तोरावाटी। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। नहीं पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है ये कि इनलैंड कंटेनर डिपो राजस्थान में कहां पे नहीं है। जोधपुर में है, सीकर में नहीं है, भीलवाड़ा में भी है, भिवाड़ी अलवर में भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, बी। आगे बात करें, मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण मतलब गलत उत्तर कौन सा है? गलत युग्म कौन सा मिलाया हुआ, उसकी बात करनी है अपन को। तो वो है मंडलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो अरनुता सही है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद सही है। सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में सही है। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा में नहीं है, ये है जगत उदयपुर में। जगत उदयपुर। और तलवाड़ा में किसका मंदिर है? तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। आगे बात करें, संत सुंदरदास जी का पैनोरमा राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अपने दौसा में। कहाँ? दौसा में स्थित है। आगे के क्वेश्चन की बात करें अपन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्या पूछ रहा है ये? गलत युग्म के बारे में अपन को पूछ रहा है। तो फर्स्ट है बिशलपुर बांध टोंक में, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही है। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? ये डूंगरपुर में नहीं, ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में है। और आगे जाखम बांध प्रतापगढ़ में। तो अपन को क्या पूछा? गलत युग्म कौन सा है? तो बी हो जाएगा। कौन सा? माही बजाज सागर बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में। आगे क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। तो अपना हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय, नरोत्तम शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, श्रीलाल जोशी। तो इसका ऑप्शन अपने हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय, जो कि संविधान के मूल दस्तावेज के लिए चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? नहीं पूछ रहा है नहीं है। सोनाड़ी भेड़ की है, पुंगलबी भेड़ की है। जमुनापुरी नस्ल किसकी है दोस्तों? तो ये है बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ये बकरी की। और मगरा किसकी है? तो ये हो जाएगी अपने भेड़ की। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? क्या पूछ रहा है कि लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? तो अग्नि नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है,
गुड़ला नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है महिलाओं के द्वारा, महिला द्वारा। बम नृत्य किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और आगे चंग नृत्य, यह भी किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बात करें अपन, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो ये पूछ रहा है कि किशनगढ़ शैली है जो कौन से स्कूल में आती है? अपन ने 4 स्कूल पढ़े थे, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। तो किशनगढ़ शैली मारवाड़ स्कूल की उपशैली है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? तो साथियों, तो यह हुई थी नसीराबाद से। कहां से? नसीराबाद। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करें कि केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर या धौलपुर। तो केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है धौलपुर में। आगे के क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो है विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो ये सांगानेर, बगरू या पाली या बाड़मेर। सांगानेर की क्या है? सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की। बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। पाली का नहीं है, बाड़मेर का। तो इसमें ऑप्शन बाड़मेर आया है, तो अपन को क्या करना है? बाड़मेर। बाकी वर्तमान में अजरक प्रिंट कहाँ आती है? अजरक और मिलर, तो वो है बालोतरा में। पहले बालोतरा अभी जिला बन गया है, पहले क्या था? बाड़मेर में आता था। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाड़मेर। फिर आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? क्या पूछ रहा है अपन को कि तार वाला वाद्य यंत्र नहीं? कामायचा तार से बजता है, सतारा जो तार का नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना सही हो जाएगा। रावण हत्था भी तार से, सुरिंदा भी तार से बजाया जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? कितने 100 द्वीपों के शहर के कौन से नाम से जाना जाता है? कौन से शहर को? उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की कौन सी रियासत मराठाओं को चोट के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई? तो वो हुई थी अपनी मेवाड़। और अभी सर ने 2 दिन पहले ये क्लास में पढ़ाया है। आगे बात करें कि वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो उच्चतम साक्षरता दर जिला कौन सा है? तो वो है कोटा जिला। कौन सा जिला? कोटा जिला। ऑप्शन हो जाएगा अपना डी सही। सबसे अधिक साक्षरता जिला कौन सा है? कोटा। और कम कौन सा है? तो वो है जालोर। कौन सा? जालोर। राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? तो है देवयानी, चारचौमा, कांसवा और कोलवी। तो बौद्ध मत से किसका संबंध हो जाएगा? कोलवी का। किसका संबंध है? कोलवी का। पिछवाई चित्रकला कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा नाथद्वारा चित्र शैली से। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? जो भी वर्तमान में विधानसभा चल रही है वो कौन सी विधानसभा है? तो वो है अपने साथियों 16वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही इसका। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। सी ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 62 की जो भी आयु पहले हो। 4 वर्ष 65 की आयु। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है। ये इसका ए राइट उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन है आरएनबी। क्या? आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है? तो ये किससे हो जाएगा? उन क्षेत्र से, सूचना प्रौद्योगिकी से, हस्तकला से या बहु उत्पाद से। तो इसका अपने ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। कौन सा? उन क्षेत्र से कौन सा है? आरएनबी
इंफ्रास्ट्रक्चर बीकानेर में, जो कि ऊंच क्षेत्र से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की किस दुर्ग को गढ़बितली भी कहा जाता है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? तो गढ़बितली दुर्ग को किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं तारागढ़ को अजय मेरू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अजय मेरू। राजस्थान का जिब्राल्टर आदि नामों से जाना जाता है। आगे बात करें, राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? कैला देवी, मनसा देवी, जीण माता या करणी माता? तो लांगुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है? करौली में। कौन से मेले में? लक्की मेले में। कैला देवी के लक्की मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया, और लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए अपना सही। आगे के क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो है कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का पठार कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बोराट का पठार। क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच ऊपरमाल, लसाड़िया, हारोती और बोरात का। तो ऑप्शन सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। तो गोरखमालिया, बांदोली, कतरियासर जहां मुख्य स्थान है मालासर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, गोरखमालिया संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। आगे बात करें क्वेश्चन की कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में कौन सा जिला प्रथम रहा है? अलवर, टोंक, झुंझुनू या भीलवाड़ा? तो टोंक जिला ऑप्शन सी सही, सॉरी टोंक क्या, झुंझुनू जिला इसमें प्रथम रहा है। ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। आगे बात करें कि राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? कौन से संत है जिनके शिष्य खालसा कहलाते हैं? लालदास जी, जाम्बो जी, दादू जी या चरणदास जी? तो किसके संत कहलाते हैं? संत दादू जी के शिष्य क्या कहलाते हैं? खालसा कहलाते हैं। आगे बात करें अपन कि राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा है? तो दूसरी डायरशाही किसे कहा है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू, निमूचना या सीकर? तो वो कहा है? सी ऑप्शन अपना निमूचना सही हो जाएगा। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? तो इसमें FICCI या रिको या HUDCE या PwC इंडिया? तो इसका राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2000 का पार्टनर कौन था? तो ये था रिको। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो है अंता पावर परियोजना। तो ये किस पे आधारित है? गैस आधारित या लिग्नाइट आधारित? एक मिनट साथियों, अब देखते हैं अंता पावर परियोजना किस पे आधारित है। तो ये हो जाएगी गैस आधारित या लिग्नाइट आधारित या परमाणु ईंधन आधारित या तरल ईंधन आधारित? तो अंता पावर परियोजना किस पे आधारित है? तो ये है अपनी गैस पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो है कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? तो कजली तीज का उत्सव या नागौर मेला, बेणेश्वर धाम का मेला या पुष्कर का मेला? तो कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है? तो वो बढ़ता है पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर, सॉरी कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर। आगे क्वेश्चन की बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा है? टोटल अभी तक राजस्थान में कितनी बार शासन लग चुका है राष्ट्रपति शासन? तो ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा सही, 4 बार। कितनी बार लगा है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजय मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया है? क्या पूछ रहा है कि अजय मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हरिभाई उपाध्याय या BK कौल या KM पणिकर या मुकुट बिहारी
लाल भार्गव। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने। आगे क्वेश्चन की बात करें हम कि रम्मत क्या है। एक मिनट साथियों, रम्मत क्या है? रम्मत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रम्मत हो जाएगा प्रसिद्ध बीकानेर का। और क्या है ये? लोक नाट्य। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा? लोक नाट्य। किसमें? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन सही होने वाला है। आगे के क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट से, आगे का क्वेश्चन है अपना कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान, कौन सा? राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया है? तेज सिंह जोधा को, मधु आचार्य को, रेणुका व्यास को या माधव हाड़ा को? राजस्थानी, तो ये हो जाएगा राजस्थानी संस्कृति सम्मान माधव हाड़ा जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट होने वाला है। आगे बात करें कि किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत त्वारिख, क्या? मुंतखब उत तारिख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अपना ऑप्शन नंबर बी, बदायूंनी। किसने? बदायूंनी ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आभूषण सुरलिया, कौन सा आभूषण? सुरलिया कान की बाली को कहा जाता है, एक प्रकार का कान की बाली है। क्या ये एक प्रकार की? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। आगे क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई है? 1948, 1956, 1950 या 1949? तो राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई? 1949। आगे बात करें आगे क्वेश्चन की, तो वो है अपना राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता किसको कहते हैं? पाबू जी को। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान सरकार के आर्थिक समीक्षा 2025-24-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो साथियों अपडेट हो गया है। और कितने हैं राजस्थान में अभी वर्तमान में? तो 9 विश्व धरोहर स्थल हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन कि संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? सुरहावर्दी सिलसिला या चिश्ती या नक्शबंदी या कादरी? तो नागौरी साहब किससे थे? सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि थेवा कला के संस्थान की प्रसिद्ध थेवा कला कहाँ की है? तो ये है प्रतापगढ़ की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? एक मिनट, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक या चांदमल सुराणा? तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। किसने? विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है जयपुर, दौसा, अलवर या गंगापुर में? तो पन्ना मीना की बावड़ी हो जाएगी अपनी जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है। अपना जीके का आगे क्वेश्चन देखते हैं कि गढ़सीसर झील कौन से जिले में स्थित है? गढ़सीसर झील स्थित है पाली में, जैसलमेर में या नागौर में या चूरू में? तो गढ़सीसर झील सर कहाँ लगता है? सरोवर के। और अधिकांश सर वाले गांव किधर आते हैं? मारवाड़ साइड में। तो कहाँ हो जाएगी ये अपनी? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। आगे के क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो है शिक्षण अभिक्षमता और अभिवर्ती के क्वेश्चन। तो इनकी बात करते हैं हम कि अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार सामान्य हो, तो भेदभावपूर्ण हो या परिस्थितिजन्य हो या निष्पक्ष हो। तो बात करें कि अध्यापक अनुशासन बनाए रखने के लिए कक्षा में क्या कर सकता है?
वो किसी से भेदभाव करे बच्चों से तो कर सकता है, या सामान्य रहे तो अनुशासन बना सकता है। तो कैसे बनाएगा? निष्पक्ष, किसी का पक्ष नहीं ले, निष्पक्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है? तो उन्हें बिना उजागर किए हुए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान कराए, या ऑप्शन बी है उन्हें अपनी समस्याओं को कक्षा के सामने साझा करने के लिए कहना, या शर्मिंदगी से बचने के लिए उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करना, उन्हें कम चुनौतीपूर्ण कार्य देना। अपना ऑप्शन हो जाएगा इसका आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को प्रति शिक्षक की संवेदनशीलता। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। उन्होंने बिना उजागर विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करके उसको ये संवेदनशीलता को कार्य दर्शाता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन की कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? केवल शिक्षण परिणामों पर ध्यान देना, छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना, या पारंपरिक शिक्षण विधियों को बनाए रखना, या स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम से बचना। तो अपना इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा छात्रों को उनकी अपेक्षा से अधिक प्रेरित करना। छात्रों को प्रेरित करेगा तभी तो उनको नेता या किसी अलग फील्ड में जाने के लिए तैयार कर सकता है। आगे के क्वेश्चन की अपन बात करें, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार का परिमार्जन, या सामाजिक राजनीतिक जागरूकता, या व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार करना, या पारिवारिक समायोजन। तो सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? परिमार्जन करना। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना, या अनुशासन बनाने के लिए दोहराव वाले कार्य को सौंपना, या पाठ्यक्रम पर बिना विचलन के टिके रहना, या मानकीकृत परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना। ऑप्शन हो जाएगा अपना रचनात्मक और प्रोत्साहित करने का तरीका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बहु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहने वाला है। बहु समाधान वाले खुले प्रश्न को प्रदान करना, ये अपना बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है? तथ्यों और आंकड़ों को याद करना, मंथन सत्र, या पूर्व निर्धारित उत्तरों वाली वर्कशीट पूरी करना, या बिना संवाद के व्याख्यान करना। तो अपना 106 का ऑप्शन रहने वाला है बी। कौन सा ऑप्शन? बी, मंथन करना। अच्छा बढ़ावा देने के लिए अपनी सोच, रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए बार बार अपन मंथन करेंगे तो अपनी सोच बढ़ती जाएगी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्यार्थी के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम में स्कूलों में लागू किए जाना चाहिए ताकि समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सके, एक नियमित अभ्यास किया जा सके, विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, या परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सके। तो अपने विद्यार्थियों को समयबद्ध, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होने वाला। विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध, साथियों इसमें अपना ऑप्शन बी नहीं रहेगा। समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि ऑप्शन नंबर इसका डी
परिणामों से प्राप्त फीडबैक को औपचारिक कार्यक्रम में अपनाया जा सकता है। ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। आगे की बात करें क्वेश्चन की कि एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। अगर कोई टीचर है या शिक्षक है वो कोई नया नया सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसको प्रतिरोध का सामना उन्हें कौन सी योग्यता दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए टीचर को, उसकी बात करें हम तो वो है कि प्रतिरोध के बावजूद मूल योजना पर टिके रहे, कक्षा में सामंजस्य बनाए रखने के लिए विषय छोड़ देना चाहिए, या छात्रों के प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण समायोजन करना, या प्रयास की कमी के लिए छात्रों को डांटना। तो अपना इसमें बात करें कि एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने के लिए छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तो छात्रों के प्रति प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना चाहिए और दृष्टिकोण का समायोजन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 108 का करेक्ट होने वाला है। आगे के क्वेश्चन की बात करें हम 109 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाठ के दौरान एक छात्र के अपारंपरिक विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पाठ योजना पर ध्यान बनाए रखने के लिए इसे खारिज करना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक के अनुसार तुरंत इसे ठीक करना चाहिए, इसकी संभावित क्षमता को जांचना और आगे विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए, या इसे नजरअंदाज करना चाहिए और अगले विषय में बढ़ना चाहिए। तो अपना ऑप्शन नंबर एक, छात्र को अपारंपरिक विचार से शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि इसकी संभावित क्षमता को, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है कि इसकी संभावित क्षमता को जांचना चाहिए और आगे विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण वीडियो पर सवाल उठाता है तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक मिनट, इधर आगे कट तो नहीं रहा क्वेश्चन, नहीं। बात करते हैं अपन 110 नंबर क्वेश्चन की कि एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण वीडियो पर सवाल उठाता है तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कि रक्षात्मक होना चाहिए, प्रतिदृष्टि पर विचार करने से इनकार करना चाहिए, ऑप्शन बी संघर्ष से बचने के लिए वीडियो को पूरी तरह बदल देना चाहिए, ऑप्शन सी सहकर्मी को अयोग्य मानकर खारिज करना चाहिए, डी ऑप्शन रचनात्मक संवाद पर आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है अपना डी। कौन सा? डी बिल्कुल इसका करेक्ट, रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती है। विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना, या ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ऑप्शन सी एक समान गृह कार्य देना, ऑप्शन डी केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले पर ध्यान देना। तो विविध अधिगम के लिए अपन को बड़ी चुनौती है पढ़ाने में, तो इस पर क्या करना चाहिए? सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 111 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करोगे? मान लो कि आप एक टीचर हो या शिक्षक हो और एक बच्चा बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप कक्षा में उसके साथ क्या करोगे? डांट कर बैठा दोगे, या चेतावनी देंगे, या उपेक्षा करेंगे, या प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे और उससे प्रोत्साहित करेंगे? तो इसके लिए अपन उसको विद्यार्थी को उसकी प्रशंसा करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता रहे, तो वो डरेगा नहीं और उसकी सोच बदलेगी और अपनी भी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन 113 की कक्षा में दो तरफा, या क्या लिखा हुआ है? दो तरफा। कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
बिना रुकावट के व्याख्यान देना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के जवाब को हाँ या ना प्रश्नों तक सीमित करना। ऑप्शन नंबर सी, चर्चा और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन डी, मौखिक संवाद के बजाय लिखित कार्य को सौंपना। तो अपना 13 का क्या हो जाएगी, दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है कि चर्चा करना और छात्रों को प्रश्नों से प्रोत्साहित करना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह पाठ्य चर्चा केंद्रित होगी, विद्यार्थी केंद्रित होंगे, समाज केंद्रित होंगे या शिक्षक केंद्रित होंगे। कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब विद्यार्थी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तभी वो कुछ सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो वो है शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है। पूछ रहा है कि शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है। नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना, छात्रों की असफलता को प्रयास की कमी से जोड़ना, पाठ्यक्रम का बिना विचलन के पालन करना या जिम्मेदारी को शिक्षण सहायकों को सौंपना। तो ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्या कि नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन करना और समायोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति, किसके प्रति, व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पिछले अनुभव पर निर्भर रहना, अनिवार्य होने पर कार्यशालाओं में भाग लेना, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना, अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग से बचना। तो अपना शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाना, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। गलती को स्वीकार करना, इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना, या विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गलती से इनकार करना। सी ऑप्शन क्या है, संसाधनों या समय जैसी बाहरी कारकों को दोष देना, या इसे नजरअंदाज करना और जल्दी आगे बढ़ना। जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है और उससे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी कि गलती को स्वीकार कर ले और उससे सीखने के अवसर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे क्वेश्चन की बात करें कि कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, असहमत हैं, या लगभग सहमत हैं, या कुछ सहमत हैं। कक्षा में कोई एक कमजोर विद्यार्थी है तो उसको अतिरिक्त समय देना चाहिए, इससे आप क्या करेंगे, पूर्णतः सहमत हैं, असहमत हैं, लगभग सहमत हैं, या कुछ सहमत हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। जो भी शिक्षक है उसको क्लास का टाइम हो गया, उसके बाद उस बच्चे के जो भी डाउट है या उसको क्लियर करने के लिए उसको थोड़ा समय कक्षा के बाद भी देना चाहिए। तो अपन पूर्णतः इससे सहमत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता संभव है,
क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता संभव है परिचर्चा विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा या पाठ्यक्रम विधि के द्वारा। तो शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता किसकी रहेगी? अपन ग्रुप डिस्कशन करते हैं बार बार, तो उससे अपन को क्या होता है ज्यादा याद, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा परिचर्चा विधि के द्वारा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो है अपना, एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है। क्या छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है? इसे संबोधित करने के लिए उसे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? छात्रों को प्रेरणा की कमी के लिए दोष देना, इसे अस्थायी चरण मानकर नजरअंदाज करना, अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दंड में वृद्धि करना। तो ये क्या कह रहा है कि छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई दे रही है, तो संबोधित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार का तलाश करना। तो 120 का अपने ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है कि अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? क्या कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? सख्त अनुशासन रखना, छात्रों की भावनात्मक सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान देना या छात्रों के साथ व्यक्तिगत संवाद से बचना। तो क्या हो जाएगा? कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? क्या करना चाहिए? छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका 121 का बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो है अपना, यदि विद्यार्थी कक्षा में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप, अगर मान लो आप एक अध्यापक हो और एक बच्चा आज क्लास में नहीं आया, नेक्स्ट डे क्लास में आया, तो उसके साथ अपन क्या करेंगे? वास्तविकता की अपेक्षा करेंगे या अध्यापन को रुचिकर और प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे, विद्यार्थी को दंड देंगे, कारण समझेंगे और उसे दूर करेंगे। तो क्या 122 का क्या रहने वाला है कि कक्षा में विद्यार्थी नहीं आया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, कारण को समझेंगे और उस कारण को उससे दूर करेंगे। उसका जो भी डाउट हो, जो अपन ने पढ़ा दिया उसके बारे में वो पढ़ना चाहता है तो उसको वो देंगे। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? सिनेमा का उपयोग, छोटे समूह में चर्चा, विशेषज्ञ व्याख्यान, दूरदर्शन। तो क्या हो जाएगा? इसका बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है कि छोटे समूह में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन कि एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? कि विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों को कक्षा में लागू करना या कक्षागत समस्याओं का समाधान करना, स्वयं के व्यवहार में सुधार करना। कि एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? विद्यार्थियों को समझना। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है कि विद्यार्थियों को समझना शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। आगे क्वेश्चन की अपन बात करें तो आगे का क्वेश्चन है अपना कि शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए? पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए या मतभेदों को स्वीकार करना, सम्मान करना, साथ ही समावेशन को बढ़ावा देना चाहिए या स्थिरता के लिए केवल प्रमुख संस्कृति पर ध्यान देना, संघर्ष से बचने के लिए सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा नहीं करना। कि शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए? तो अपन बात करते हैं कि कैसे संभालना चाहिए, तो बात करें मतभेदों को स्वीकार करना,
स्टूडेंट के जो भी मतभेद है उनको स्वीकार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और समावेशन को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो वो है अपना कि आपके विद्यालय में दो अध्यापक आपस में मध्य में या आपस में झगड़ गए, झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करोगे? अगर आप विद्यालय में और दो टीचर आपस में लड़ गए तो आप क्या करेंगे? दोनों को इसके लिए फटकारेंगे या झगड़े का कारण जानकर उन्हें सुलह कराने का प्रयास करेंगे, चुपचाप देखते रहेंगे, जिसे आप अधिक पसंद करते हैं उसका पक्ष लेंगे, अगर एक का पक्ष लिया तो दूसरा नाराज, दूसरे का लिया तो वो एक दूसरा नाराज हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? दोनों अध्यापक के बीच में उस कारण को जानेंगे और दोनों को बीच में सुलह करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब वह अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है? एक टीचर को मतलब ये कह रहा है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए किसी बच्चे के माता पिता उस पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अभिभावक की चिंताओं को अज्ञानी मानकर खारिज करना चाहिए, प्रशासन से अभिभावक की शिकायत करनी चाहिए, या विधियों को व्यवसायिक रूप से समझना और संवाद के लिए आमंत्रित करना चाहिए, या अभिभावक को खुश करने के लिए तुरंत विधियां बदलनी चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर किसी स्टूडेंट के माता पिता आते हैं और बात करते हैं, शिक्षण विधियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? विधियों को व्यवसायिक रूप से समझना चाहिए और संवाद को आमंत्रित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित करती है? मानसिक परिपक्वता, रुचि, दृष्टिकोण या लिंग? देनी नहीं है, महिला फीमेल हो या मेल। अगर टीचर भेदभाव नहीं कर रहा है तो उसको सीखने के लिए क्या चाहिए? कोई भी होना सीखेगा तो इसका कोई प्रभावित नहीं करेगा, महिला हो या पुरुष प्रभावित नहीं होने वाला है। आगे बात करें अपन आगे के क्वेश्चन की कि एक शिक्षक को किसी विषय में छात्र के कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए CCE का उपयोग कैसे करना चाहिए? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शिक्षक को किसी विषय में छात्र एक मिनट साथियों, एक शिक्षक को किसी विषय में ये क्या शिक्षक को किसी विषय में छात्र कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए CCE का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो अंतिम परीक्षा तक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करना चाहिए, या पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करनी चाहिए, या इसे नजरअंदाज कर जब तक यह कक्षा को औसत प्रभावित न करे सुधार के लिए छात्र को दंडित करना चाहिए? तो शिक्षक को किसी विषय में कमजोर है तो क्या करना चाहिए? पूरे वर्ष नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। आगे बात करें अपन की एक शिक्षक को व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि वह तैयार नोट्स से पढ़ाता है, नोट्स को पहले अच्छी तरह से तैयार करता है और उन्हें एक गाइड के रूप में प्रयोग करता है, या तात्कालिक वार्ता करता है, उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। इसका एक बार कमेंट करो जब तक मैं पानी पी लेता हूं कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। शिक्षक के एक व्याख्यान बेहतर के लिए क्या करना चाहिए कि कोई भी टीचर पहले उदाहरण देता है और फिर बच्चों को समझाता है तो अच्छा समझ में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या है? ऑप्शन नंबर एक, पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहना, अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना, या प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए करना, या संभावित विकर्षणों के कारण प्रौद्योगिकी से बचना। ऑप्शन नंबर क्या सही रहने वाला है इसका कि अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना। ऑप्शन नंबर 131 का बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। आगे बात करें कि समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता क्या है? स्पष्ट उद्देश्य, समूह एकता, समूह के सदस्यों की संपन्नता, या समूह प्रतिद्वंद्विता। 132 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। आगे बात करें अपन कि शिक्षण व्यवसाय है, कि शिक्षण व्यवसाय क्या है? रुचिकर किंतु कठोर, सरल किंतु अरोचकतापूर्ण, रुचिकर एवं उत्तरदायी, या अपेक्षाकृत एवं उत्तरदायित्व पूर्ण। तो शिक्षण एक व्यवसाय क्या है कि बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसका रिजल्ट आना भी जरूरी है। तो पढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारी भी है, रुचि के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी है कि अपने बच्चों का रिजल्ट भी आना चाहिए। तो 133 का सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, रुचिकर और उत्तरदायित्व पूर्ण। आगे क्वेश्चन की बात करें कि कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है? विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग करना, बिना जांच के यह मान लेना कि छात्र समझ गए, या छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, या विस्तृत व्याख्या प्रदान करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन की कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है? तो विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग करना, या बिना जांच के यह मान लेना कि छात्र समझ गए, या छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, या विस्तृत। अगर प्रत्येक छात्र बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपन उस अध्याय में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अपन तो ये मान लेना चाहिए कि बच्चे समझ गए और अपन को आगे पढ़ाना रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जांच के, बिना जांच के मानना चाहिए कि हाँ बच्चे समझ गए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो वो है अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे तो आप क्या करेंगे? अगर आप एक टीचर है और बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? समस्या की उपेक्षा करेंगे, विद्यार्थियों को दंड देंगे, विद्यार्थियों को ध्यान देने के लिए कहेंगे, या कारण समझने का प्रयास करेंगे? तो अपन करेंगे कि बच्चों को ध्यान, अगर अपन पढ़ा रहे हैं और बच्चे ध्यान नहीं दे रहे तो उनके कारण, कि बच्चे बोर हो रहे क्या कर रहे हैं, तो उसके कारण को समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन कि शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन CCE का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अंतिम परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को रैंक प्रदान करना, या केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान देना, पूरे वर्ष में छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, या मूल्यांकन की आवृत्ति को कम। तो शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि पूरे वर्ष भर छात्रों को समग्र विकास और मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी 136 का बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विविधतापूर्ण अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए? एक रूपता के लिए एक ही शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए, या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण में विभिन्नता लाना चाहिए, या केवल औसत शिक्षार्थियों पर ध्यान केंद्रित करके गति बनाए रखना चाहिए,
जिम्मेदारी सौंपने के लिए समूह परियोजना देनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए कि व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण पर विभिन्नता लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो वो है अपना कि विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए, कि अगर विद्यार्थी स्कूल में है तो खेल में भाग क्यों लेना चाहिए। पूछ रहा है कि उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है, या शिक्षकों के काम को आसान बनाना है, या टाइम पास करने में सहायक है, या सहयोग और अनुशासन को विकसित करता है। अगर बच्चा खेल में भाग ले रहा है तो वो नियमों का पालन करेगा तो उसका क्या अनुशासन बढ़ेगा, तो क्या होगा सहयोग भी होगा। तो उसका क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि विद्यार्थी स्कूल में खेलों में भाग लेगा तो क्या होगा सहयोग और अनुशासन का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं, कि विद्यार्थियों के सहयोग की भावना के विकास में आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं। सहयोग संबंधी अच्छी अधिगम सामग्री प्रदान करना, सहयोग संबंधी तस्वीर और सिनेमा दिखाना, सहयोग पर एक कक्षा आयोजित करना, या सामूहिक कार्य देना। भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम कार्य क्या कर सकते हैं कि उनको सामूहिक कार्य देते हैं। सभी एक साथ कार्य करेंगे तो एक दूसरे से प्रभावित होकर कार्य अच्छा करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा सामूहिक कार्य देना। ऑप्शन नंबर डी 139 का बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक ने नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए। क्या पूछ रहा है कि अपन को कि एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सहयोगी कार्य हेतु, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने हेतु, या विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है कि विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु शिक्षक को एक नैतिक चरित्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो आगे का क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप कक्षा में एक छात्र किसी अन्य की संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है। क्या एक बच्चा दूसरे बच्चे की संस्कृति के बारे में कुछ कह रहा है, एक शिक्षक के रूप में आपको सर्वोत्तम क्या करना चाहिए। अगर आप एक टीचर हो, एक बच्चा दूसरे बच्चे की संस्कृति के बारे में कुछ बातें उल्टी सीधी बोल रहा है तो अपन को क्या करना चाहिए, स्थिति को बढ़ने से बचाने के लिए उसे नजरअंदाज करना चाहिए, माहौल हल्का करने के लिए हंस देना, या उदाहरण स्थापित करने के लिए छात्र को कठोर दंड देना, या शांति से संबोधन करना और सम्मान के बारे में शिक्षित करना और व्यवहार को सुधारना। तो अपन क्या करेंगे, शांतिपूर्वक बच्चे को एक बार समझाएंगे दोनों कि ऐसा नहीं करना चाहिए और बच्चे का सम्मान करना चाहिए। सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर होता है। अपन 141 का क्या रहने वाला है अपना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है कि शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है। क्या बहिष्कृत महसूस करता है तो उसको क्या करना चाहिए। समूह गतिविधियों और समानुपूर्ति को प्रोत्साहित करना, इससे बड़े होने की सामान्य प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज करना, बहिष्कार करने वाले छात्रों को तुरंत दंडित करना, छात्र को कठोर बनने के लिए कहना। तो क्या हो जाएगा अपना कि शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कार, क्या करना चाहिए, समूह गतिविधि और समानुभूति का प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 143 की किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों की जांच और नियंत्रण, उपचारात्मक शिक्षण के लिए अतिरिक्त धन एकत्रित करना, स्कूल के सामने आने वाली समस्याओं को साझा करना, या विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार के लिए। तो ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार के लिए
क्या होता है, अभिभावक शिक्षक जो मीटिंग रखी जाती है, पेरेंट्स मीटिंग अपने कहते हैं, उसकी बात हो रही है। आगे बात करें 144, एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है? विद्यार्थी को गृह कार्य के लिए तैयार करना, या शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या प्रश्न पत्र तैयार करना। तो एक अपना ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्या पूछ रहा है कि अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या हो जाएगी? कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए। छोटे बच्चों को फिर भी डरा धमा के समझा दिया जाता है, बड़ों को अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो अपन बात करेंगे 144 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो वो है अपना, क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका सहयोगी, क्या एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका सहयोगी कक्षा में अव्यवसायिक व्यवहार कर रहा है, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सहयोगी से सार्वजनिक रूप से टकराव करना, बिना चर्चा के प्रिंसिपल को सहकर्मी की रिपोर्ट करना, निजी तौर पर और सम्मान पूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देना, इसे नजरअंदाज करना क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि निजी तौर पर और सम्मान पूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया करना। 145 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 की बात करें कि विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि वे अध्यापकों के नियंत्रण में रहेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, या विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, विद्यार्थी को परीक्षा का अनुभव होगा। क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन करेंगे अपन, तो क्या होगा, वो पढ़ने के लिए रेगुलर आगे से आगे पढ़ने के लिए प्रेरित होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। आगे बात करते हैं अपन की शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? संगठन का टूटना, संगठन में विद्रोह, संगठन में नई शक्ति का उदय, संगठन में अराजकता। क्या? अराजकता। तो क्या हो जाएगा कि संगठन में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर अपना संगठन में नई शक्ति का उदय, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है कि संगठन में नई शक्ति का उदय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो वो है अपना क्वेश्चन नंबर 148। क्या कह रहा है कि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए? व्यक्तिगत मुद्दा मानकर अपनी भूमिका से बाहर समझना, या निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना, आपसी समझकर प्रोत्साहित करना, संपन्न पृष्ठभूमि के छात्र का पक्ष लेना, या बिना जांच के दोनों छात्रों को समान रूप से दंडित करना। ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा इसमें कि सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए? तो निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना और आपसी समझौता करके उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें कि आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो क्या है? विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थी की उपस्थिति अधिकतम हो, कक्षा में पूर्ण शांति हो, विद्यार्थी नोट्स ले रहे हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि आपके विचार में वह शिक्षक महान है जो लच्छेदार वाक्य शैली में समझाता है, या जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, जिसकी कथनी और करनी में समानता हो, जो लोगों के साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहता है। आप महान शिक्षक किसे कहेंगे? ये पूछ रहा है कि आपके विचार में महान शिक्षक कौन है? जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है पढ़ने के लिए या अच्छे काम के लिए,
वो क्या हो जाएगा, अच्छा महान शिक्षक हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे इंग्लिश के क्वेश्चन है जिनकी बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के तो इंग्लिश वाले सर करवाएंगे बाद में, और अपने शिक्षण गतिविधियों के और जीके के क्वेश्चन यही होते हैं। और दोस्तों जो अब बचे हुए क्वेश्चन रीजनिंग के और इंग्लिश के, वो अपन को थोड़ी देर में सर करवाने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अधिक शेयर करें। और दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं जीके में और शिक्षण गतिविधियों में, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक शेयर करें ताकि वो भी अपने क्वेश्चन को मिलान कर लें। धन्यवाद दोस्तों।